लैंड एक्विजिशन में सबसे ज्यादा स्कैम कहाँ होता है? का प्रमोटर आशीष भल्ला गिरफ्तार किया गया है। The Enforcement Directorate has arrested WTC Group promoter Ashish Bhalla under a money laundering case. विशाल जी, एक नॉर्मल बायर कैसे चेक करे कि प्रॉपर्टी जेन्युइन है? तो रियल एस्टेट सो सिंपल है। तो यहाँ पे दो ही पॉइंट रहते हैं, एंट्री पॉइंट एंड सेकंड इज एग्जिट पॉइंट। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चल रहा है तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ भी चल रही है। तो रियल एस्टेट में नेटवर्किंग भी पावरफुल है, इम्पोर्टेंट है। क्या लैंड इन्वेस्टमेंट से बंदा रिच बन सकता है? रियल एस्टेट का ऐसा मिथ है कि आप इन्वेस्ट करोगे आप और तुरंत रिच हो जाओगे। आज के टाइम पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री बूमिंग इंडस्ट्री है। आप दुबई ले लो या कोई भी वर्ल्ड है, कोई भी सिटी, कोई भी स्टेट ले लो, हर जगह पे रियल एस्टेट का बहुत डेवलपमेंट है। आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट 5 इयर्स में आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितना ज़्यादा बदलाव आएगा प्राइसेस में। संदीप जी, रियल एस्टेट का बिगेस्ट स्कैम क्या चल रहा है? अगर स्टार्टिंग में अगर पूरा पेमेंट आप उसको दे दोगे, डॉक्यूमेंट कर दोगे और फिर वो करने को जाओगे तो आपको प्रॉब्लम में आने वाला है। यार आजकल ना विशाल जी, मार्केट में स्कैम बहुत है और इसको कैसे आप मतलब ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें? Hello guys, welcome back to Ashish Sonkar show. आज today we have a 3 pillars of real estate industry, Mr. उदित जी, Mr. विशाल जी and Mr. संदीप जी। Thank you. क्या हाल है सर, कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त एकदम। बहुत बढ़िया आप लोग नेस्ट प्रॉपर्टीज रन करते हो, जी। इसके पीछे का कुछ रहस्य 1.1 लाइनर समथिंग? नेस्ट प्रॉपर्टीज बेसिकली जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, हम लोग लोनावला में ऑपरेट करते हैं और इट्स फुल ऑफ ग्रीन एरियाज। तो नेस्ट हमारे दिल के बहुत करीब है बिकॉज हम जो भी प्रॉपर्टी सजेस्ट करते हैं इट इज़ क्लोज टू नेचर एंड फार्म हाउस लैंड, एनए प्लॉट्स, विलास, बंगलोज, ये सारी चीज़ें हमें बहुत दिल के करीब हैं और इसीलिए हमने नाम भी नेस्ट प्रॉपर्टीज रखा है एंड वी आर ऑपरेटिंग दिस सिंस 2012। ओके, जी। नाम तो बहुत प्यारा है, नेस्ट। मतलब जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे कि ये छत होता है, ठीक है? तो 2012 में नेस्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करने के पीछे आइडिया क्या था आपका? आइडिया 2012 से संदीप भाई ने स्टार्ट किया था। तो इन्होंने एक सोल प्रोप्राइटर फर्म स्टार्ट करी थी। रियल एस्टेट के कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था। और एक अनस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री है लोनावला की जो रियल एस्टेट की है, उसको हमने स्ट्रक्चर करने का प्रयास किया था। और फिर विशाल एंड माई सेल्फ ज्वाइंड 3 years बैक एंड हम तीनों से मिलके एक पूरा नेस्ट प्रॉपर्टीज पूरा हुआ जो पहले एक ही था। किसी भी फर्म को बनाने के लिए या किसी भी कंपनी को बनाने के लिए आज तक हमने सुना था कि 4 पिलर की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप 3 पिलर्स हो, एक पिलर कम कर दिया। और आप तीनों इस इंडस्ट्री में क्या क्या देखते हो, प्लीज अपने आप में इंट्रोड्यूस करिए। उदित जी, आप। तो बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे एक ट्राइपॉड होता है जिसमें कैमरा एकदम फिट हो जाता है, आपकी इंडस्ट्री में ट्राइपॉड बहुत फेमस रहते हैं। अच्छा। वैसे ही हम 3 लोग हैं और हमारे तीनों पे हमने अपने अपने डिपार्टमेंट्स डाइवर्सिफाई किए हुए हैं। हम अपने अपने डिपार्टमेंट संभालते हैं। तो माई सेल्फ आई टेक केयर ऑफ ऑपरेशंस एंड पोस्ट सेल्स, जो एक बार कोई ले लेता है उसके बाद कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं रेंटल्स बिजनेस के। एंड देन विशाल जी, आप। सो मेरा सेल्स में बैकग्राउंड है, सो आई डन माय एमबीए इन सेल्स एंड मार्केटिंग। सो बहुत सारी कंपनी के साथ मैंने वर्क किया है। अच्छा। इन सेल्स। सो पुरानिक है, लोडा है, थोड़ा कोई बात नहीं, बोलिए, कंटिन्यू। सो बहुत सारी कंपनीज के साथ मैंने वर्क किया है। आई स्टार्टेड माय जॉब इन तीर्थ डेवलपर्स। सो उसके बाद पीएनजी जो डेवलपर्स है उनके साथ मैंने वर्क किया है। सो लोनावला में पुरानिक में वर्क किया है एंड लखानी में वर्क किया था। एंड लास्ट जो मेरा जॉब था, सो एक प्रॉपर्टी थी, उनके साथ वर्क किया था। सो उसके बाद फिर ऐसा लगा कि चलो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, कनेक्शन अच्छा है, लोगों के साथ रिलेशन अच्छा बन जाता है, तो दूसरों के लिए काम करे तो क्यों ना खुद के लिए करें। करेक्ट। सो वहां से हमारी स्टार्ट हो गई। सो सेल्स में मेरा ये था, बैकग्राउंड था, तो सेल्स में यहाँ पे हेड कर रहा हूँ। क्या बात है, एक्सपीरियंस आने के बाद खुद का स्टार्ट करना, ये सबका एक ड्रीम होता है। बहुत अच्छा लगा विशाल जी आपसे बात करके। संदीप जी, आप प्लीज अपने बारे में बताओ। मेरा तो पहले से एक ही ड्रीम था कि मुझे जहाँ पे भी काम करना है वो मेरा घूम के होना चाहिए काम, एक जगह पे बैठ के काम नहीं होना चाहिए। तो मुझे बाद में कुछ फ्रेंड थे, उनके साथ मैंने प्रॉपर्टी का स्टार्ट किया था। तो पहले कैसे था कि जो ब्रोकर थे हमारा, तो डायरेक्ट कभी क्लाइंट के साथ कनेक्शन नहीं था। जो अच्छे ब्रोकर थे, बड़े ब्रोकर थे, वो बोलते थे चलो मुझे यहाँ पे पोलकपुर में कुछ लैंड चाहिए, महाड़ में चाहिए, कोकण में चाहिए, इधर साइड में चाहिए। तो हम लोग उनके पीछे भागते थे,
बाइक लेते थे और बाइक पे फिर हम लोग भागते थे उनके पीछे। विशाल जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे लोनावला और करजत बहुत प्राइम लोकेशन है और रियल एस्टेट में यहाँ पे कंपटीशन तो बहुत दबा के होगा, ठीक है, फिर भी आप लोग एक अपना नया स्टार्टअप लेकर आए, तो ये विजन, इसके पीछे क्या रीजन है? मतलब लोनावला और करजत ही क्यों चूज किया? सो देखिए, अगर लोनावला का मार्केट देखेंगे तो ये जो है, सो यहाँ पे एटमोस्फियर अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एंड आजकल जो है वर्क फ्रॉम होम चालू है। करेक्ट। सो मुंबई के जो पीपल से बहुत सारे क्लाइंट है हमारे, यहीं पे रह के यहीं से वर्क स्टार्ट करते हैं, यहीं से करते हैं, ऑपरेट करते हैं। सो वो एक है। एंड अभी जो गवर्नमेंट ने हालांकि मीन्स लॉन्च किया है कि मुंबई 3.0, 3.0, यस। सो उसमें करजत भी उन्होंने कंसिडर किया है। सो पनवेल से लेके खोपोली तक, सो जितना बेल्ट है सब उसमें ये किया है उन्होंने, मीन्स एड्रेस किया कि वो डेवलप होगा। सो वहाँ पे जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। एंड लोनावला कैसा है, तो यहाँ पे AQI अच्छा है, एंड यहाँ पे जो है सो जो डेली नेसेसरी चीजें वो भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो मतलब नया डेवलपमेंट लेकर के नई कंपनी खोल के कोई भी यहाँ आ सकता है? यस, डेफिनेटली। एंड वी हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ स्कोप यू मीन? यस यस यस, डेफिनेटली। ओके उदित जी, आज के टाइम में सेकंड होम इन्वेस्टमेंट इतना ट्रेंड में क्यों है? सेकंड होम इन्वेस्टमेंट ट्रेंड में है बिकॉज इसका प्राइम फैक्टर मैं मानता हूँ कोविड के टाइम पे, जब बहुत लोग अपने फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में रह के काफी थक गए थे बिकॉज वो बाहर नहीं जा सकते, इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी। एंड पहले क्या होता था, सिर्फ जो HNIs होते थे, HNIs ही इसमें इन्वेस्ट करते थे। लेकिन कोविड के बाद ऐसा होना शुरू हुआ कि जो नॉर्मल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग भी हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज भी हैं, वो ये सोचने लगे कि हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां हम ऑल्टरनेट अपना होम बना सकें। उनको खुली जगह चाहिए थी, अच्छी एनवायरनमेंट चाहिए था, तो लोगों ने मेजर सिटीज के आसपास के एरियाज को चुनना शुरू किया। हमें याद है कोविड के टाइम पे मुंबई के बहुत सारे लोग लोनावला में आके रहने शुरू हुए, बिकॉज वो ओपन एयर मिलता था उनको, यहाँ पे उनको खुली जगह मिलती थी, चलने को मिलता था, जो चीजें वो अपने शहर में मिस कर रहे थे, अपार्टमेंट के बाहर भी नहीं निकल पाते थे। तो उसके बाद से एक ऐसा ट्रेंड शुरू हुआ जो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी 5 साल हो गए कोविड को होके, और अभी तक लोगों को मन में क्रेज है कि हमारा एक सेकंड होम होना चाहिए। जो सपना सिर्फ HNIs देखते थे, आज एक मिडिल क्लास आदमी भी देख रहा है, और वो सपने को पूरा करने के लिए नेस्ट प्रॉपर्टीज बनी थी, और हम बहुत खुश है कि हम पूरा कर पा रहे हैं। डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान का एक जॉनर होता है कि वो एक बिजी लाइफ में काम करता है, उसके बाद उसको लगता है कि मैं शाम को घर जाऊं या एक वीकेंड में मैं कहीं जाऊं तो मुझे एक ऐसा प्लेस मिले जहां पे मैं नेचर के साथ बात कर सकूं, बर्ड्स देख सकूं और अपने आप को पीसफुल फील करूं इतनी नॉइज भरी लाइफ में। तो गाइज, अगर आपको भी नेस्ट प्रॉपर्टीज के साथ बात करनी है तो उदित जी हमारे पास है, विशाल जी, आप डेफिनेटली इनसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके उदित जी, आपके लिए अगला सवाल। आपका बैकग्राउंड हॉस्पिटैलिटी से रहा है, ठीक है? करेक्ट। रियल एस्टेट में कैसे आए? ये बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी थी। मेरा हॉस्पिटैलिटी में बैचलर्स हुआ था IHM मुंबई से। उसके बाद मेरा MBA भी मैंने मुंबई से ही किया है, वेलिंकर से। उसके बाद डिफरेंट रिजॉर्ट्स में, होटल्स में काम करते करते, इंस्टीट्यूशंस में काम करते करते मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली स्टे विस्ता के साथ काम करने की। Okay. स्टे विस्ता में मैं ऑपरेशंस में ये पूरा एरिया, लोनावला का एरिया देख रहा था, जहां अराउंड 100 विलास थे, 120 विलास थे। तो वो मुझे इंडस्ट्री काफी पसंद आई। स्टे विस्ता से मैंने काफी कुछ नई चीजें सीखी और देखा कि ये विला बिजनेस कैसे मैनेज होता है। तो जो होटल का बैकग्राउंड था वो मेरे को विला के ऑपरेशंस में काम आया, और उसमें मैं हॉस्पिटैलिटी में कुछ ऐड कर पाया। फिर धीरे धीरे वो देखते देखते विशाल, संदीप ऐसे कॉमन फ्रेंड्स मिले जो लाइक माइंडेड फ्रेंड्स थे। फिर हमने सोचा कि हम अपनी एक्सपर्टीज क्यों ना खुद की एक कंपनी में बनाएं। तो फिर ऐसे ऐसे हमने अपना खुद का शुरू किया, और हम अपना डिवाइडेशन करके हम अपने डिपार्टमेंट संभालते हैं, एंड बहुत खुश हैं इसमें। वैसे लोग आपको लोनावला का एनक्लोपीडिया बोलते हैं, इसके पीछे कोई रीजन? ये लोनावला का एनसाइक्लोपीडिया का आपको मैं बताता हूँ। जब मैं डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहा था तो इतनी खूबसूरत जगह है लोनावला के, लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ यहाँ पे बंगलोज हैं, वाटरफॉल्स हैं, लेक्स हैं, लेकिन लोग जानते नहीं है कि इसके पीछे हिस्टोरिकल कितनी ज्यादा चीजें हैं जो लोनावला के बारे में हैं। जैसे यहाँ वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं यहाँ पास में, 2 से 2,500 साल पुरानी केव्स हैं, 100+ ईयर्स ओल्ड पुराना एक योगा आश्रम है, वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा कॉलेज है। मतलब बहुत सारी चीजें लोनावला की हैं जो उसको बहुत यूनिक बनाती हैं। यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, एयरफोर्स के सेंटर्स हैं, नेवी का बेस है।
ओके तो मैं जहाँ पे भी करता हूँ मुझे इस जगह से बहुत प्यार है, और जो जिस आपको जब प्यार होता है किसी चीज से तो आप उसको अंदर तक उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं लोनावला के बारे में पढ़ता रहता हूँ, अलग अलग चीजें देखता रहता हूँ। और मैंने अपनी कंपनीज में पहले भी जहाँ काम किया है, लोनावला को फॉर एनीथिंग, इफ यू वांट एनीथिंग मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, वैसा हमने एक सिस्टम बनाया था। तो इसीलिए लोगों ने प्यार में एक नाम दिया था कि भाई लोनावला में आपको कुछ भी चाहिए तो आप कांटेक्ट करें इनसे, इसलिए वो नाम दिया था। वो दोस्तों का ही दिया हुआ नाम है। ओके जी संदीप जी, आपका इस कंपनी को फॉर्म करने में सबसे बड़ा पहला रोल रहा है, तो स्टार्टिंग फेज में क्या स्ट्रगल फेस किया आपने कुछ? स्टार्टिंग में सर कैसे, अभी कोई भी अपन बिजनेस स्टार्ट करते तो स्ट्रगल तो हर बिजनेस में, करेक्ट। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं थे, मुझे बहुत बहुत भागदौड़ करनी पड़ी अच्छा कांटेक्ट करने के लिए। और मेन है इसमें ट्रस्ट। करेक्ट। ट्रस्ट अगर किसी का अपने ऊपर है तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो हुआ है वो ट्रस्ट के ऊपर ही हुआ है। मैंने बहुत सारे क्लाइंट को जब प्लॉट दिए थे, मैं तो पहले सिर्फ प्लॉट में काम करता था। ओके जब विशाल भाई उदित भाई मिले तो मैंने विलास में काम करना स्टार्ट किया। अच्छा तो मैंने ट्रस्ट के ऊपर मेरा ज़्यादा हुआ है। फिर माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट मेरी ज़्यादा होती थी तभी। तो किसे अकेला रहता है तो थोड़ा सा काम जो है वो टफ लिमिटेड होता है और टफ होता है, लेकिन जब ये दोनों आए तो काम मेरा बढ़ गया उसमें। और ये आने के बाद फिर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है, तो जो जैसे उदित भाई ने बताया कि विलास जो है या फार्म हाउस जो है, तो उसमें ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि लोगों का घर बनाना वो एक हमारे लिए एक अच्छा था कि लोगों किसी का घर बनता है। क्योंकि मेन जो है जब हम अपने जो घर बनता है तो उसमें हमारा जो पैसा है, हम लोग कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी के पास बहुत पैसा है और फिर वो ले रहे हो, बराबर। तो वो पैसा इकट्ठा करके यहाँ से लोन लेके ये करके वो सब करके वो प्रॉपर्टी का खरीद बहुत मेहनत से बनाते मेहनत से हैं, और बनाते उनका जैसे मेरा ये मानना है कि बहुत मेहनत से आदमी घर बनाता है। यस। और अगर उनको इस जर्नी में करेक्ट पर्सन मिल जाए उससे बेटर चीज क्या है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चल रहा है, तो बहुत ज्यादा फ्रॉड्स भी चल रहे हैं, बहुत ज्यादा इनलीगल एक्टिविटीज भी चल रही है। लोग 2% की जगह 4% 5% ले लेते हैं, जो एक बायर को बाद में रियलाइज होता है कि यार मैंने ज्यादा दे दिया, तो वो उनको दुख होता है। और एक्चुअली में ये हार्ड अर्न मनी होता है लोगों का, कितने सालों के जर्नी के बाद वो पैसा इकट्ठा करते हुए घर बनाते हैं। और आज हमें एक प्राउड फील होता है कि आज तक मैंने तो 12 साल में 13 साल में इतना कभी भी झूठ बोल के कुछ काम नहीं किया है। अच्छा। और मुझे जो पार्टनर मिले वो भी वही उसमें ही है कि कभी झूठ बोल के या किसी क्लाइंट को फंसा के हमें पैसा नहीं कमाना। आई थिंक इस पॉडकास्ट के बाद आपको बहुत सारे क्लाइंट मिलने वाले हैं क्योंकि आपने, मेरे को लग रहा है, इस पॉडकास्ट में ट्रस्ट बिल्ड कर दिया। उदित जी, हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस रियल एस्टेट बिजनेस में कितना हेल्प करता है? देखिए, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हमें क्या सिखाया जाता है, वो गेस्ट इज गॉड। तो हमें हॉस्पिटैलिटी से भी पहले जो हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर में बताया जाता है अतिथि देवो भव। तो जब हम उसको फॉलो करते हैं तो हम किसी भी स्ट्रीम में हो, रियल एस्टेट इज जस्ट वन पार्ट, लेकिन हम किसी भी स्ट्रीम में हो, अगर हम बैंक में हो तो बैंकर के लिए कस्टमर है, अगर हम हॉस्पिटैलिटी में है तो हमारे लिए गेस्ट है, या फिर रियल एस्टेट में हमारे लिए क्लाइंट है, तो वो हमें अतिथि देवो भव के हिसाब से हम उसको गॉड मान के काम करेंगे। तो हमारे कल्चर का भी उसमें नाम होता है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आप किस कल्चर से हैं। और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको पता है कि इनके पास जाएंगे तो हमें प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी भी मिलेगी, अच्छे से हमारा देख रेख भी होएगा। डील हो या ना हो दैट इज सेपरेट, दैट डज नॉट मैटर, बट आपका रिलेशन कैसा बन रहा है, आज नहीं लेंगे 5 साल के बाद लेंगे, 5 साल के बाद नहीं लेंगे 10 साल के बाद, इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी। तो उसके लिए हमें हॉस्पिटैलिटी और अतिथि देवो भव माइंड में रख के ही हमेशा आगे के स्टेप्स देखने पड़ते हैं, और वही करेंगे तो आगे वाले का भी अच्छा होता है और हमारा भी अच्छा होता है। तो इट कम्स इन अ सर्कल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ओके, सो संदीप जी, लैंड एक्विजिशन में सबसे ज्यादा स्कैम कहाँ है? मैं अगर देखा जाए ना तो वैसे देखा जाए तो हर जगह पे स्कैम होते हैं, लेकिन लैंड में देखा जाए तो एक प्रॉपर्टी बहुत सारे लोगों को बेचना, उसमें भी बहुत सारे होते हैं, या फिर गलत बोल के प्रॉपर्टी सेल करना उनको। जैसे कि प्लॉट पे रोड नहीं है लेकिन नकाशे पे आपको दिखा देंगे एक पेपर पे कि ऐसे ऐसा रोड आपके प्लॉट पे जाएगा, ये हम लोग करके देंगे आपको, तो उसमें एक होता है। या फिर एनए प्रॉपर्टी अगर नहीं हो रही है, ओके, और उसको बोलेंगे आपको एनए करके दे रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे भी ज्यादा ही होता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि चलो यार प्रॉपर्टी एनए होगी, अपना रेट बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा
इसमें पैसे डाल देते, इन्वेस्ट कर देते, लेकिन आगे जाके फंस जाते हो, फिर वो एनी नहीं होता है, या फिर उसको अच्छा रेट नहीं मिलता है, या फिर जैसे मैंने रोड का आपको बोला, बहुत सारी जगह पे हमने देखा है और एक ही प्रॉपर्टी बहुत सारे लोगों को भी बेच देते हैं, बहुत ऐसा भी सारे कुछ लोगों होता को है? बेच देते हैं। अच्छा। तो कैसे होता है कि वो एमओयू अगर होता है तो एमओयू का कहाँ पे ये नहीं होता है, लीगल सर्च में वो आता नहीं है, यस। तो क्योंकि वो नोटरी होता है वो। तो उसके क्या होता है, अभी मैंने विशाल भाई को दिया है एमओयू अच्छा। करके, अगर विशाल भाई ने वो टाइम पे नहीं किया तो मैं क्या करूंगा, दूसरे को दे दूंगा, तीसरे को दे दूंगा। तो उससे क्या होता है कि वो लीगल इश्यू ज्यादा बढ़ते जाते हैं। वो अगर समझो विशाल भाई अगर स्ट्रांग रहेंगे तो आगे जाके मैंने अगर दूसरे को दिया, वो प्लॉट पे आएगा तो वो क्या बोलेगा, यार मैंने लिया है प्रॉपर्टी, तो उसके थोड़े से स्ट्रांग रहने से थोड़ा बोलता जाए, सॉरी, जैसे कि गुंडागिरी करेंगे या कुछ करेंगे, पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसे बहुत सारी जगह होता है। तो ये जैसे अपन प्रॉपर्टी जब बाय करते हैं तो बाय करते टाइम कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन है कि मैं जैसे ये प्रॉपर्टी अगर बाय कर रहा हूँ उदित जी से, तो मुझे पता हो कि ये प्रॉपर्टी किसी ने पहले किसी का एमओए नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो मतलब इसमें तो कोई भी फंस सकता है इस ट्रैप में? ऐसे तो है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपको उसका 30 इयर्स का सर्च रिपोर्ट लेना चाहिए, या अच्छा एडवोकेट लेके उसके ऊपर जितने भी कुछ प्रॉब्लम रहेंगे तो वो सर्च करेंगे उसके ऊपर, तो उस सर्च में आ जाएगा। एमओए का जो है, अगर आप कुछ प्रॉपर्टी पहले लेते हो तो उससे पहले आप वहां पे जेसीबी लगाओ या कुछ भी करो, या वॉल कंपाउंड करके लो उनके पास से। अगर वॉल कंपाउंड आप चालू करोगे वहां पे तो जो भी रहेगा वो वहां पे आएगा। करेक्ट। वो अपने को मालूम पड़ेगा आपको कि अरे इसमें इसका कुछ तो भी प्रॉब्लम है। अगर स्टार्टिंग में अगर पूरा पेमेंट आप उसको दे दोगे, डॉक्यूमेंट कर दोगे और फिर वो करने को जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। उससे अच्छा प्रॉपर्टी लेने से पहले एक उसके साथ टोकन दे दो, एक टोकन दे दो, करेक्ट, और आप थोड़ा काम चालू कर दो वहां पे। उसको बोलो कि खर्चा मैं करूंगा लेकिन आप मुझे वॉल कंपाउंड करके दे दो। नाइस आइडिया। तो उससे क्या होगा कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा आगे जाके। अब जी विशाल। एंड वी आर इन 21st सेंचुरी, सो आईटी एज पे है हम लोग। तो यहाँ पे ये भी कर सकते कि रेरा की वेबसाइट रहती है, जो भी प्रॉपर्टी है, सो आप रेरा रजिस्टर्ड है क्या प्रॉपर्टी, उसमें सर्च कर सकते हो। आफ्टर दैट ये जो है मीन्स किसी भी प्रॉपर्टी का ओसी रहता है, सीसी रहता है, सो कमिटमेंट सर्टिफिकेट, जब आप कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं तो एक ओसी रहता है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। सो जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो किए क्या उन्होंने, तो उससे पता चल जाता है। बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर एपीएफ लेते हैं, सो जब लोन लेने जाते हैं तो उसमें सब स्क्रूटिनी होता है। सो आपके जो पॉइंट्स है वो वहाँ पे सब कवर हो जाते हैं। सो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमारी प्रॉपर्टी क्लियर है, सो उसमें कुछ इशू नहीं है, या फिर कुछ लीगलिटी एक्सपेक्ट से क्लियर है सब। सो वैसा भी चेक कर सकते हैं। करेक्ट। विशाल जी, एक नॉर्मल बायर कैसे चेक करे कि प्रॉपर्टी जेन्युइन है या नहीं? आपने भी बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करे वो, यस, और कुछ पॉइंट्स है जिससे क्लैरिफाई हो जाए कि हाँ क्या है। अभी जब भी हम क्लाइंट को कोई प्रॉपर्टी सजेस्ट करते हैं या फिर क्लाइंट हमारे पास आते हैं, सो कभी कभी क्या होता है कि रेफरेंस जो रहते हैं, सो कोई अंधेरी से है, कोई क्लाइंट मुंबई से, कई पवई से, तो हम लोग रेफरेंस दे देते हैं कि हम इन क्लाइंट ने हमारे से प्रॉपर्टी ली है, हमसे प्रॉपर्टी ली है, एंड उनको मीन्स जो भी पूछने तो आप उनके साथ क्लियरिफाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जो डेवलपर रहते हैं तो उसकी प्रोफाइल है, हमारी खुद की प्रोफाइल है, 13 ईयर से इस फील्ड में है, सो हम मीट एंड ग्रीट करते हैं पहले। सो पहले ऐसा नहीं कि आए तो प्रॉपर्टी शो करते हैं, सो बैठने के बाद डिस्कस होता है, सो आपको क्या चाहिए, आप कितना कैपिटल आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सो आपका उसके पीछे ये क्या है, एम क्या है, आपको रेंट आउट करनी है, सेल्फ यूज करनी है, या इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो। तो उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जो भी स्क्रूटिनी करके जो भी कुछ ऑप्शंस है, सो हम उनको बेटर कैटर कर सकते हैं। सो वो होने के बाद क्लाइंट भी हैप्पी हो जाते हैं, एंड जो बिजनेस है तो वो हैंड इन हैंड बढ़ता ही रहता है। तो जी इसमें लीगल चीजें कैसे चेक कर सकते हैं? लीगल चीजें जैसे इन्होंने बताया कि रेरा की वेबसाइट है, जो भी एनए लेआउट है, बंगलोज हैं, जो कंस्ट्रक्टेड चीजें हैं जो बन रही हैं, वो रेरा की एक टाइमलाइन होती है। तो रेरा में अगर दिसंबर 2026 का उनको पोजेशन है तो उनको दिसंबर 2026 में पोजेशन देना है, नहीं तो उनको पेनल्टीज लगती हैं बिल्डर्स को। तो ये सारी चीजें हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके साथ हमारे लॉयर की टीम है साथ में, तो हम सारे क्लाइंट्स को लॉयर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर, सबकी अलग अलग टीम्स हमारे साथ टाई अप में है। तो हम उनको ऑल इन ऑल सॉल्यूशन देते हैं। अगर कोई लैंड लेने आता है तो हम उसको सर्च करा के देते हैं। तो अगर हम फार्म लैंड में, बिकॉज रेरा अप्लाई नहीं होता है, तो फार्म लैंड थोड़ा सा रिस्की प्रोसेस होता है,
बट एक रिवॉर्डिंग प्रोसेस होता है, रिस्की है लेकिन उसमें हमें बहुत बड़ा लैंड परचेज करने का मौका मिलता है। तो उसके लिए हम 30 ईयर 60 ईयर का सर्च करा के देते हैं। और शेतकरी की फैमिली जो होती है, किसान की फैमिली होती है, उसको सबको बुला के उनके साइंस दिलवाते हैं। तो वो सारा काम हमारा लीगल टीम संदीप जी के अंडर पूरी ओके होती है। मतलब आप लोग इतना प्रिपेयर हो कि फंसने का कोई चांस ही नहीं है। जी एंड मैं एक Very पॉइंट nice. ऐड करना चाहूंगा। सो कोई भी प्रॉपर्टी रहने दो, अच्छा। सो रियल एस्टेट सो सिंपल है। सो यहाँ पे दो ही पॉइंट रहते हैं, एंट्री पॉइंट एंड सेकंड इज एग्जिट पॉइंट। सो एंट्री पॉइंट बहुत इजी रहता है, आप आए, आपने प्रॉपर्टी देखी, आपको अच्छा लगा एंड यू बाय इट, ओके। सो उसके बाद जो हासिल रहती है वो जो एग्जिट पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए। सो आपकी प्रॉपर्टी मेंटेन हो रही है क्या, आपको एक डिजायर्ड इनकम वहां से जनरेट हो रहा है क्या, रेंटल इनकम। एंड थर्ड थिंग, आपको अगर 3 साल 4 साल के बाद आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है तो एट प्रॉफिट मार्जिन आपकी प्रॉपर्टी सेल हो रही क्या। सो ये स्टार्ट टू एंड जो है उस पूरे फ्लो में हम लोग आपके साथ रहते हैं, क्लाइंट के साथ रहते हैं। Correct, सो उससे क्या रिलेशन बढ़ता है एंड उनके कोई भी फ्रेंड्स रहने दो, फैमिली रहने दो, किसी को प्रॉपर्टी चाहिए तो वो हम ही कंसल्ट करते हैं। सो उससे गुड फेथ बढ़ जाता है, ट्रस्ट बढ़ Correct. जाता है। और आई थिंक बायर के लिए ये सबसे बड़ा मोस्ट पॉइंट होता है कि मैं सही प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी तो हर कोई खरीदना चाहता है, बट सेफ्टी और जो है आप बोल रहे हो एंट्री एंड एग्जिट, और इसका आप ध्यान रख रहे हो, दिस इज वेरी वेल और वेरी नाइस कि आई थिंक पीपल शुड बाय फ्रॉम यू। यस। ओके विशाल जी, आपके लिए क्वेश्चन है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बायर आपके पास आया हो और बोला मुझे खरीदना है और आपने उनको डील मना किया हो, इफ एनी सर्टेन पॉइंट ऑफ? यस, कुछ केसेस में ऐसा होता है। अच्छा। सो डेफिनेटली कोई क्लाइंट आते हैं तो जैसे मैंने कहा कि हम उनके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं आपको कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है। सो कुछ प्रॉपर्टी देखते देखते क्लाइंट का बजट अगर 2.5 सीआर का है तो उनको 5 सीआर की प्रॉपर्टी भी अच्छी लग जाती है। सो जैसे मैंने कहा कि लव एट फर्स्ट साइट होता है प्रॉपर्टी को देख के, तो उस टाइम पे हम उनको ये करते कि सर आपका जो एम है वो ये है, सो 2.5 सीआर का आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको इतना आरओआई उसके ऊपर चाहिए। सो जितना ज्यादा आप लेने की परचेस करने की इच्छा रखोगे तो आपका जो एम है वो मीट नहीं हो पाएगा। करेक्ट। सो उस टाइम पे ना बोलना पड़ता है। एंड कुछ क्लाइंट ऐसे भी रहते हैं कि मेरे पास नहीं क्या फंड्स है, मैं इमीडिएटली दे दूंगा, 1 महीने में पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दूंगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, तो वो बिल्डर का जो रेट है, सो अगर 5 सीआर की प्रॉपर्टी तो वो 3 सीआर में मांगते हैं। तो उस टाइम पे भी हमें मालूम है कि बिकॉज बिल्डर कितने में देने वाला है, क्या होने वाला है, तो उस टाइम पे हम उनको क्लाइंट को भी बोल देते हैं कि नो सर ये नहीं हो पाएगा। वेरी वेल। सो नो बोलना भी आना चाहिए इस फील्ड में, सो वो होना ही चाहिए। रियली नाइस। अब जैसे आपने नो बोलने की बात करी तो मुझे याद है कि हम जब छोटे थे, या बेसिकली वी आर फ्रॉम मुंबई में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए, तो हमने हमेशा सुना है कि अगर लोनावला में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना है तो मोस्ट बिगेस्ट ये मिलेनियर्स लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, जैकी श्रॉफ, दादा, जितने भी लोग इंडस्ट्री के वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारे लिए तो एक ड्रीम है इन्वेस्ट करना। क्या उदित जी मुझे ये बताओ, 2026 में लगता है कि आज भी सेफ है, या मतलब हमारे जैसे लोग या मिडिल क्लास लोग वर्थ इट है बाय करने के लिए? बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा है। 2026 में एक बहुत अच्छी चीज हुई है, इंफ्रा जो बढ़ रहा है, नॉट ओनली इन लोनावला बट महाराष्ट्र का जो पूरा एक एज अ होल जो इम्प्रूवमेंट आ रही है इंफ्रा में, और जो लॉजिस्टिकली जो बहुत इम्पोर्टेंट है और काफी फायदा कर रहा है। जैसे अभी रिसेंटली लास्ट मंथ मिसिंग लिंक ओपन हुआ, और कॉरिडोर्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, अटल सेतु हुआ लास्ट ईयर। उसकी वजह से गवर्नमेंट के भी प्रोएक्टिव होने की वजह से हमें बहुत फायदा मिला है। मिसिंग लिंक की वजह से आधे घंटे का डिस्टेंस और आधे घंटे से और कम हो गया टाइम। ओके। तो जब भी इन्वेस्टर को लगता है कि लोनावला जाना है, तो वो पहले लगता था वो घाट से जाना पड़ेगा, 1-2 घंटे का जाम लगेगा, वो चीज सॉल्व हो गई। तो 2026 बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स एफर्ट्स ऑल्सो, ऑल एंड ऑल पूरे स्टेट को डेवलप कर रहे हैं। 2030 में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का इनका प्लान है। तो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी महाराष्ट्र की तरफ से आएगी। उसमें बहुत बड़ा हाथ है रियल एस्टेट और इंफ्रा का। तो जब ये दोनों बहुत मेजर चीज हैं जो महाराष्ट्र को ऊपर लेके जा रहे हैं, करेक्ट। तो उसके लिए महाराष्ट्र में कहीं पे भी इन्वेस्ट करना अच्छा है। लोनावला मैं इसलिए बोलूंगा बिकॉज मुंबई से सबसे नजदीक एक हिल स्टेशन है जहाँ पे आपका क्लाइमेट अच्छा है, AQI अच्छा है। तो वाई नॉट लिव इन अ बेटर प्लेस इफ वी कैन अफोर्ड, तो वो चीज आ जाती है। अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको विलास 2-2.5 CR में अच्छे विलास कॉम्प्लेक्सेस शुरू हो जाते हैं। लैंड एज लो एज 50-60 लाख में आपको इन्वेस्ट करने के लिए मिल जाता है। तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो आप यहाँ पे रहना
पसंद करेंगे, बिकॉज मुंबई से यहाँ पे आने में बहुत मल्टीफोल्ड टाइम्स का फर्क पड़ जाता और है। अफोर्डेबल भी आप रह रहे हो ना, मतलब अफोर्ड करके रह रहे हो बिल्कुल, कि बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। और आई थिंक रोड भी बहुत डेवलप हो गया है पहले से। जी 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 पहले रोड ऐसे होते थे, अब तो सीधा ऐसे ही हो गया रोड। जी 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 राइट। बिल्कुल। ओके उदय जी, मुंबई के नियर बाय फास्टेस्ट ग्रोइंग लोकेशन लोनावला में कौन से है? लोनावला अभी बिकॉज इतना गेन हो गया है, और कंप्लीटली लोनावला आर जोन में आता है। आर जोन का मतलब पूरा रेजिडेंशियल जोन है। अच्छा। तो रेजिडेंशियल जोन लैंड जो होता है कंपैरेटिवली एग्रीकल्चर लैंड से एक्सपेंसिव होता है। तो एग्रीकल्चर लैंड लोनावला के अंदर ऐसा बचा नहीं है। तो लोनावला से अगर हम 10-15 मिनट्स आगे टुवर्ड्स पूरे जाएं या 10-15 मिनट्स नीचे टुवर्ड्स खोपोली जाएं, वहां पे हमको एग्रीकल्चर लैंड अभी भी मिलता है। तो हमारे अनुसार ऐसा है कि अगर हम आउटस्कर्ट्स में इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, और वहां पे आपको रेट अभी भी अफोर्डेबल मिलेगा। करजत भी है एक। करजत तो बहुत बूम कर रहा है। खोपोली पाली रोड एक है, वहां पे हम 2-3 प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छे प्राइस। एक वो अपना जेएनपीटी साइड का भी सेक्शन है जो अभी जी, ज्यादा जी, डेवलपमेंट में है। जी, तो वो कौन सा गांव है? मानगांव कुछ ऐसा करके है। मानगांव। वो भी एक थोड़ा बूमिंग एरिया है। जी जी जी। तो मुंबई 3.0 के अंदर वो काफी स्ट्रेटेजिकली उन्होंने इतना एरिया लिया है, और उसको पूरा स्मार्ट सिटी बनाने वाले तो बड़े बड़े बिल्डर्स ऑलरेडी वहां आ चुके हैं। डेटा सेंटर वहां आ चुका है। तो ऑल इन ऑल पूरा का पूरा इंफ्रा ही इंप्रूव हो रहा है। इस वजह से अभी भी आप जहां पे भी इन्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट 5 इयर्स में, आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितना ज्यादा बदलाव आएगा प्राइसेस में। एंड इट इज द मोस्ट स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल। लैंड से ज्यादा अच्छी स्टेबल इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं है। विशाल भाई, आप क्या बोलते हो? अपार्टमेंट बेटर इन्वेस्टमेंट है या विला? सो विला इज बेटर ऑप्शन, बिकॉज वहाँ पे कैसे आपको जो फैमिली रहती है, सो वहाँ पे मीन्स आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। यू कैन हैव योर प्राइवेट पूल, गार्डन, और जैसी लाइफ चाहिए आप वैसे एंजॉय कर सकते हो। करेक्ट। तो अपार्टमेंट में वो सब फैसिलिटीज आपको नहीं मिल पाती है। एंड कैसे कोविड में हमने देखा है, सो जिन क्लाइंट के यहाँ पे विलास थे, जो फ्लैट में रह रहे थे, तो यहाँ पे आके जो उन्होंने लाइफ एंजॉय की है, सो जो इन्वेस्टमेंट होती है तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मीन्स विला इज बेटर ऑप्शन। पीसफुल लाइफ मिल जाता है Peaceful life, basically। yes. आप हर चीज कर सकते हो, Yes. स्विमिंग जो भी आप मतलब आप अपने विला में क्रिएट कर सकते हो। संदीप जी, एनए प्लॉट एग्जैक्टली क्या होता है? एनए प्लॉट बेसिकली वैसे दो ये होते हैं कि एग्रीकल्चर प्लॉट और दूसरा है नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट। एग्रीकल्चर प्लॉट में आप सिर्फ फार्मिंग कर सकते हो, ओके। और नॉन एग्रीकल्चर जो है उसको अगर आप उसमें बंगलोज या जैसे इंडस्ट्रियल, अभी एनए में कैसे होता है, कमर्शियल एक एनए होता है, इंडस्ट्रियल एनए होता है, रेसिडेंशियल एनए होता है। तो रेसिडेंशियल एनए में आप आपका घर बना सकते हो लीगली। अगर आप एग्रीकल्चर में बनाओगे तो वो लीगली नहीं होता है। ओके। इसलिए वो क्या होता है, फिर आगे जाके अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसको भी आई थिंक कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर Convert आपका करना एग्रीकल्चर पड़ता है। लैंड है तो पहले Yes. फिर उसको एनए करो, उसके बाद आप वही। डेवलपमेंट कर सकते उसमें हो। जैसे मैंने बताया अभी कि एक रेसिडेंशियल एनए, उसके बाद इंडस्ट्रियल एनए, कमर्शियल एनए, उसके बाद फार्म हाउस एनए भी होता है। अच्छा। ओके, तो वो करना पड़ेगा आपको। ओके। उसकी कुछ फीस होती है, वो आप लीगली कर सकते हो उसका। ओके। अगर अभी हमने बहुत सारे देखे, बहुत सारी जगह पे है कि जो इलीगली करते हैं सब, एनए नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर प्लॉट पे बनाते हैं, फिर बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं उनको। अच्छा। अभी यहाँ पे हाँ। पीएमआरडी ने बहुत सारे एक्शन लिए ऑलरेडी। करेक्ट। ऐसा है। तो विशाल भाई, आपको क्या लगता है फार्म हाउस इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होता है? डेफिनेटली, कैसे? बिकॉज फार्म हाउस में क्या है, आपको जितना चाहिए उतना डिजायर लैंड मिल जाता है। सो टेक एन एग्जांपल कि अगर एक फ्रेज है कि गो एक्स्ट्रा माइल, देयर इज नो कंपटीशन। सो अगर मुंबई में आप कुछ लेना चाहते हो सो क्रोर्स में आपको डील करनी पड़ती है। करेक्ट। बट अगर आप लोनावाला के सराउंडिंग एरिया में जाते हो, कुछ लेना चाहते हो, तो आप लैक्स में ले सकते हो। सो 50 लाख 60 लाख में आपको हाफ एन एकड़ लैंड पार्सल मिल जाती है। अच्छा। यस। एंड वहाँ पे आपको जैसा चाहिए, आप फार्म हाउस बनाओ, आप फार्मिंग करो, या फिर जो भी आपके शौक है वहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हो। सो एक कंप्लीट लाइफ आपको यहाँ पे मिल सकती है। सो डेफिनेटली फार्म हाउस जो है वो वर्थ है इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड आपका जो मीन्स ये है एप्रिसिएशन जो है वो बहुत फास्ट होता है, बिकॉज लैंड एक ऐसी चीज है वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती। करेक्ट। सो आपको जितना लैंड है आपके पास, वो डेफिनेटली आपको आज लिया आपने तो कितना 2-3 टाइम फोल्ड उसकी प्राइस एप्रिशिएट होकर आपको रिटर्न देगी।
करेक्ट करेक्ट, क्योंकि लैंड है ना आपके पास, फ्लैट नहीं है कि आप एक लिमिटेड अपग्रेड करोगे, लैंड है, आप कुछ भी कर सकते हो। एंड उसमें फ्लैट में कैसा रहता है, फ्लैट में या फिर प्रॉपर्टीज में तो डिप्रिसिएशन ज्यादा होता है। एक प्रॉपर्टी आपने ली तो कुछ सालों के बाद उसी रेट में आपको मे भी सेल करनी पड़ती है, करेक्ट, बट लैंड में ऐसा नहीं रहता, आपको अप्रिशिएट वैल्यू मिलती है। ट्रू ट्रू। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को मिनिमम कितना बजट रखना चाहिए उदित जी? डिपेंड करता है बजट का, बट निराश नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास कम भी है तो ऑप्शंस हैं, जैसे आजकल तो बहुत सारी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। 25-30 लाख भी आपको एक जगह पे अच्छा खेत दिला सकता है, वहां पे आप हार्वेस्ट कर सकते हो सब्जियों को और फ्रूट्स को। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको 25-30 लाख में आधा एकड़ 1 एकड़ ऑफर करते हैं, वहां पे ट्रीज लगा के देते हैं। फिर उसका एग्रीकल्चर इनकम भी जो होती है वो भी टैक्स फ्री होती है। तो आप एक जगह पे 30-40 लाख में 1 एकड़ ले सकते हो, वहां पे आपको आम के पेड़ लग जाएंगे, आप अल्फांजो मैंगोस कर सकते हो और टीक वुड कर सकते हो, डिफरेंट चीजें हैं, चीकू कर सकते हो। तो वो इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वो सालों साल आपकी टैक्स फ्री इनकम रहती है और वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी के सारे फल आप वहां पे इसमें आपको बस एज अ स्लीपिंग पार्टनर इन्वेस्ट करना होता है और वो सारा तो हमारे कुछ ऐसे पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके साथ इसको थोड़ा सा ये जो फॉर्मेट है ये प्लीज आप थोड़ा सा मतलब एलोबरेट आप कर सकते हो जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मेरे साथ भी, मैंने भी कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है इस चीज में जी। तो मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को भी इसके बारे में बता दें, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है आई थिंक, राइट जी। तो ऑडियंस के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक कम्युनिटी फार्मिंग करके एक चीज होती है, इसको बोलते हैं कम्युनिटी फार्मिंग। 100-150 एकड़ का एक लैंड पार्सल होता है, उसमें हम एक आधा एकड़ इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 100-150 एकड़ लेना तो पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। बट आधा एकड़ 1 एकड़ 20-25 लाख 15 लाख इस हिसाब से हमें ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो कम्युनिटी फार्मिंग का मतलब है सब मिला के अपने प्लॉट्स में उनके पेड़ लगाए जाते हैं, 5 से 6 सालों में वो फल आने शुरू होते हैं, उसको हाई डेंसिटी प्लांटेशन के थ्रू लगाया जाता है और अच्छे रिटर्न्स आते हैं। वहाँ जितनी भी यील्ड आती है हम एक MOU और अग्रीमेंट कर लेते हैं, जॉइंट वेंचर कर लेते हैं एग्रोनॉमिस्ट के साथ। जो एग्रोनॉमिस्ट होते हैं वो उसको मॉनिटर करते हैं, आपका फल कैसा है, अच्छी हेल्थ है कि नहीं है। फिर आपको डे टू डे ईयर टू ईयर आपको रिपोर्ट्स मिलती हैं कि आज ऐसा है, CCTV सर्वेलेंस है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग होती है, तो प्रॉपर एकदम सिक्योर एनवायरनमेंट होता है और आपको ईयरली उसका यील्ड मिलता रहता है। तो आप 50-50 के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, 50% वो रख लेंगे, 50% आप रख लीजिए। पूरा हेडेक उनके पास रहता है, आपको एक तरह से स्लीपिंग इन्वेस्टर के तौर पे काम करना होता है। ठीक है, तो जैसे अभी इसमें आपने बताया कि आपने लैंड बाय किया जी और उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया XYZ अमाउंट जी, ठीक है, वो 4 साल तक वो प्लांट ग्रो होगा जी। तो वो 4 साल के गैप में कुछ मिलता है? वो 4 साल के गैप में वो भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऐसी काफी सारी कंपनीज है जो आपको डे 1 से देती हैं, वहां पे बड़े पेड़ लगे हुए हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप प्लांट करोगे तो आपको प्लांट आने तक वेट करना पड़ेगा। मतलब वो जैसा सेटअप है, अगर प्लांट रेडी है, फ्रूट दे रहा है तो आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा जी। तो जो भी इन्वेस्टमेंट है, जिसने भी इन्वेस्ट किया है जी, तो जो भी पैसा इन्वेस्ट किया उन्होंने, तो कितने टाइम में उनको रिटर्न मिल सकता है? कुछ ऐसा मतलब है? एक फॉर्मूला ऐसा रहता है कि 8 साल के आसपास में आपका रिटर्न आ जाता है। अच्छा जी। उसके बाद जितना भी है वो क्रीम है ऊपर की, तो वो प्लस सबसे बड़ी चीज है पैसा रिटर्न आना एक चीज है, लेकिन जो आपका लैंड आपके नाम पे हो गया है वो बोनस है। मतलब 8 साल के बाद आपने जितना इन्वेस्ट किया आपको पैसा मिल गया और साथ में लैंड भी मिल गया। तो वो एक ऐसी चीज है कि आपको उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब प्रॉफिट पे प्रॉफिट है। बिल्कुल प्लस रिटर्न तो आने वाला है। हाँ। लेकिन पैसा जो हमने दिया है उसके बदले हमें लैंड तो मिली है, लैंड अपने नाम पे हुए, पैसा अपना सेफ हो गया। करेक्ट। नाइस आइडिया यार, बहुत अच्छा आइडिया। और एंड दिस कैन स्टार्ट एज लो एज 20 लाख रुपीस है। 20 लाख में आप, मतलब इसमें मिडिल क्लास भी घुस सकता है। 101% घुस सकता है। हम सारे एक ख्वाहिश लेके घुस सकते हैं कि हम आधा एकड़ के ओनर भी हो गए और साथ में हमें हार्वेस्ट भी मिल रहा है, तो बहुत अच्छी किसी मिडिल क्लास आदमी को अगर उस पे लोन करना हो तो लोन एग्रीकल्चर लैंड पे वैसे नहीं मिलता है। यस, ओके जी, करेक्ट। एग्रीकल्चर लैंड पे लोन नहीं है, उसके लिए NA करवाना पड़ता है। हाँ जी। ओके उदित जी, इंडिया में लग्जरी होम्स का वीकेंड क्या है? लग्जरी होम्स ऐसा है कि अभी बाय गॉड्स ग्रेस इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड इट इज डेवलपिंग वेरी फास्ट। तो लोगों के मतलब इकोनॉमिक्स के हिसाब से लोग के पास स्पेंडिंग पावर है। एंड हम जिस लोकेशन में बैठे हैं
85-90% लोग मुंबई के इन्वेस्टर्स हैं, एंड मुंबई में देयर इज एवरीथिंग एक्सेप्ट स्पेस। राइट। मुंबई में आपको सब कुछ अवेलेबल है, मतलब क्या चीज नहीं है जो दुनिया में है और मुंबई में नहीं है, सब कुछ है, बट सिर्फ स्पेस की कमी है। तो वो स्पेस पूरा करने के लिए लग्जरी हाउसिंग जो एक चीज है वो सपना पूरा करती है लोगों का। हाँ, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, लग्जरी अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है, बट आफ्टर ऑल इट्स अ लग्जरी सेगमेंट। तो लग्जरी सेगमेंट में देर आर इन्वेस्टर्स हु कम एंड इन्वेस्ट, एंड जितना वो यूज करते हैं उतना यूज करते हैं, अदरवाइज उसके नहीं यूज करते तो उसका रेंटल इनकम बहुत जनरेट हो जाता है। करेक्ट। तो पीपल वांट टू स्पेंड मोर, दे वांट लग्जरी, दे वांट गुड लाइफस्टाइल। तो जितना आप इन्वेस्ट करते हैं वो वापस भी देता है। देर आर वेरी लॉट ऑफ कंपनीज हु आर डूइंग दिस, जो आपके लिए ऑपरेट करती हैं। वी हैव गॉट टाई अप विद वेरी रिप्यूटेड कंपनीज जो आपका विला को विदाउट एनी हैसल चला सकते हैं अच्छे रेंट पे। आजकल ना ये एयरबीएनबी ट्रेंड भी बहुत आ गया है, तो इससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या मतलब कितना चेंज आया है मार्केट में? एयरबीएनबी एक बहुत ही अच्छा डिजाइंड वेबसाइट है, इट्स अ वर्ल्ड क्लास वेबसाइट, और मैं बोलूंगा कि उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एयरबीएनबी जो है वो एक नॉर्मल आदमी को अपने घर से इनकम जनरेट करने का मौका देता है। करेक्ट। तो जब एयरबीएनबी बना था यूएसए में, तब रिसेशन आया हुआ था, तो जो फाउंडर था उसने अपना एक कमरा रेंट पे दिया था जिससे कि उसके खर्चे पूरे हो सके। अच्छा। तो वो इतना बड़ा हो गया, लोगों को लगा एक कमरा अगर मैं रेंट पे दे सकता हूँ तो क्या क्या, बेड एंड ब्रेकफास्ट नाम है उसका, तो आपको बेड और एक ब्रेकफास्ट मिलेगा बस, एयरबीएनबी। तो उस हिसाब से अभी एयरबीएनबी एज अ टूल हम यूज करते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं उसका रिटर्न बहुत इजी हो जाता है। एंड 15 years बिफोर, सो जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, जिनके खुद के विला थे, तो खुद वो फैमिली के साथ आते थे या फिर पेरेंट्स को यहाँ पे भेजते थे, एक महीना 1.5 महीने यहाँ पे स्टे करते थे। बट उसके बाद जो ट्रेंड चेंज हुआ है, सो अभी जो है, सो लोग प्रॉपर्टी लेते तो ओल्ड भी उनकी कुछ प्रॉपर्टी रहेगी ना, तो वो भी रेंट आउट करते, एक इनकम जनरेट हो जाता है, प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है, एंड कुछ ये भी मीन्स जो भी है एक्सपेंसेस जो होते हैं तो वो भी वहाँ पे मीट हो जाते हैं। सो नॉट ओनली मीन्स प्रॉपर्टी आपको ये रेंटल पे देने के बाद प्रॉफिट होता है, तो बट मेंटेन भी होती है, एंड वैल्यूएशन भी आजकल बहुत सारे गेस्ट ऐसे भी है ना जिनको एक होमली फील चाहिए होता है, तो एयरबीएनबी आई थिंक उसमें भी बहुत बड़ा रोल है एयरबीएनबी का। आप होटल जाओगे तो आपको एक मैनर्ड वे में रहना पड़ता है, बट आप एयरबीएनबी एक घर की तरह यूज कर सकते हो, तो दिस इज द बेटर ऑप्शन आई थिंक। ओके संदीप जी, 13 इयर्स का बिजनेस एक्सपीरियंस है आपके पास, तो इसमें बिगेस्ट लेसन क्या मिला आपको? बिगेस्ट एसेट यही है कि मैंने ट्रस्ट बिल्ड किया है और कंसिस्टेंसी रखी उसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जो बिजनेस स्टार्ट करते लेकिन बीच में ही रुक जाते, बीच में ही छोड़ देते। मैंने जो स्टार्ट किया था तभी मुझे नहीं मालूम था कि मेरा इतना बड़ा बिजनेस होने वाला है। अच्छा। तो मुझे इतने अच्छे पार्टनर मिलने वाले मैं तो अकेला रन कर रहा था, अकेला भाग रहा था। राइट। लेकिन उस रेस में, वो रेस कंप्लीट करने में मुझे ये दो जो पार्टनर मिले, तो वो मेरा बहुत बड़ा एसेट है ये। ओके। और थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, बट संदीप जी जो लैंड में ये कर रहे थे, डील कर रहे थे, तो उदित और मैं एक प्रॉपर्टी कंपनी में थे, सो हमने संदीप भाई तो मेरे पहले से फ्रेंड थे, तो उनको बोला कि एक काम करो ना, आप जरा थोड़ा सा बंगलो सेगमेंट में, विला सेगमेंट में वर्क करो। बोले विशाल आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। तो मैंने कहा कि एक काम करो, आप क्लाइंट लेके आओ, सो विल डील विद देम। सो उन्होंने क्लाइंट लाए, क्लाइंट लाने के बाद क्लाइंट को विला दिखाया, सब कुछ किया। संदीप भाई ओनली कॉर्नर में खड़े थे, एंड फॉर्चुनेटली वो डील भी क्रैक हो गई। सो फर्स्ट क्लाइंट था जिन्होंने एक विला बुक किया था। सो वो होने के बाद संदीप भाई फील वेरी गुड कि यार ये तो बहुत इजी काम है। तो दिखाया, सब कुछ किया, आपने किया, और मुझे नहीं क्या चेक भी आ गया अच्छा। तो उसके बाद संदीप भाई एक्टिव हो गए, एंड फिर जब हमने थोड़ा सा, हमारा ये चल रहा था कि नहीं क्या जॉब का थोड़ा सा इशू चल रहा था, संदीप भाई ने हमें ऑफर किया, सो आपके साथ मैंने काम किया है तो क्यों ना आप मेरे साथ ज्वाइन करो, मैं आपको मिस नहीं किया, वी वर्क एज अ 3 डायरेक्टर्स इन दिस कंपनी। सो वी सेड ओके। एंड इसमें क्या जो आपकी मतलब आप लोग को मिलाने में मनी भाई का बहुत बड़ा रोल है जिसने आपको भाई भाई बना दिया। और कैसे लैंड में कैसे होता है, लैंड में सब देखना पड़ता है। अगर मैंने आपको अगर लैंड दी है तो उसका पूरा पेपर वर्क, उसका सर्वे, उसका रजिस्ट्रेशन होने तक, पूरा उसका पोजीशन होने तक पूरा देखना पड़ता है। राइट। पूरा टाइम देना पड़ता है, क्लाइंट को बीच में नहीं छोड़ सकते हम लोग। लेकिन यहाँ पे जब मैंने देखा कि मैंने सिर्फ क्लाइंट लेके गया, पूरा हैंडल इन्होंने किया, डील क्रैक हो गई, कमीशन मिल गया,
इजी काम है ना, फास्ट काम हो, क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी रेडी है, यस, आपको देखना है, बस बाय करना है, सिंपल, खत्म। एनी लैंड में तो आपको फिर वो टेंशन नहीं रहता यार। करेक्ट करेक्ट। यार आजकल ना विशाल जी मार्केट में स्कैम बहुत है, हम्म। और इसको कैसे आप मतलब ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें इस स्कैम मार्केट में? स्कैम मार्केट में ट्रस्ट तो एक तो आपको एक अच्छे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसे चैनल पार्टनर मिलने चाहिए या फिर ढूंढने चाहिए अपने। एंड ऑफ द डे नेक्स्ट के पास आइए, ट्रस्ट के साथ प्रॉपर्टी लेके जाइए। स्कैम होते हैं सो बिकॉज कैसा है, सो कुछ कुछ लोग रहते हैं जो 5 CR की चीज या फिर 2 CR की चीज है वो ज्यादा ये करके वैल्यू बढ़ा के बोलते हैं, ये 4 CR में मिल जाएगा, ये 7 CR में मिल जाएगा। तो उसमें क्या होता है, सो किसी को फंसा के पैसे कमा सकते हैं, सो वो होता है। बट जब वो चीज पता चलती है कि आपके जेब से मैंने 50 लाख रुपीज एक्स्ट्रा लिए या फिर 1 करोड़ रुपीज एक्स्ट्रा लिए, तो लाइफ टाइम आपको वो ग्रज मन में बैठ जाता है। एग्जैक्टली। एंड आपको जब भी उस प्रॉपर्टी के पास देखोगे तो आपको फील लगेगा नहीं यार समवन चीटेड टू मिस्टेक है, मुझे चीट किया है किसी ने, तो फील नहीं आना चाहिए। तो इसलिए क्या है मीन्स अच्छा चैनल पार्टनर देखो, आप अच्छे मीन्स कुछ लेने से पहले उस एरिया का सर्वे करो, थोड़ा सा ये करो, और किसी फ्रेंड फैमिली की प्रॉपर्टी रहेगी तो उनसे कंसल्ट करो। सो उससे क्या होगा, एक फेथ बढ़ेगा आपका। राइट। और मेरा मानना ये है ना कि जैसे अगर आप जैसे कह रहे हो कि 50 लाख एक्स्ट्रा ले लिया, अब ये जब लोन में कन्वर्ट होता है ना, तो जो भरने वाला आदमी होता है, जो बायर होता है, उसके लिए और हेडेक होता है। तो वो मतलब समझ लो कि 10, 15, 20, 50 लाख का जो गैप होता है, सही। और जब वो आपको इंटरेस्ट बन के आता है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं खरीद रहा हूँ और मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो वो एक लाइफ टाइम का ग्रज होता है कि भाई 50 लाख ज्यादा महंगा प्रॉपर्टी ले लिया। एंड हम अगर सोचेंगे तो किसी मिडल मैन पर्सन का 1 करोड़ रुपीज कमाने में पूरा लाइफ चला जाता है। राइट राइट। सो मीन्स हम सोच सकते हैं कितना वैल्यू होना चाहिए सब चीज़। और कोई अगर मिडिल क्लास इंसान है जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी बाय कर रहा है, तो वो उस पे अगर लोन ले रहा है तो कितना ह्यूज इंटरेस्ट भरता है, वो आप देख रहे हो। और उसमें उसको 10-20 लाख का और झटका पड़ गया, तो भाई मेरे ख्याल से दैट इज द बिगेस्ट स्कैम इन द वर्ल्ड। इट्स अ क्राइम एक्चुअली, ये क्राइम बोलना चाहिए इसको। स्कैम तो है, लेकिन आई थिंक जो ऐसी मैल प्रैक्टिसेस करते हैं उनसे बचना चाहिए। एंड जरूर एक किसी सर्टिफाइड रेरा नंबर वाले एजेंट के साथ जाके बात करनी चाहिए, ऑफिसेज में बात करनी चाहिए। एंड आप वर्ड टू माउथ लोगों से मिलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपके नॉन पर्सन ने अगर ये पीछे अच्छे से किसी ने डील करी है, तो उनसे बात करके गो टू अ पर्सन हु इज ट्रस्टवर्दी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट के बिना कुछ नहीं चलता है यहाँ पे। नहीं, बहुत सही है, बहुत अवेयरनेस आई थिंक इस पॉडकास्ट से लोगों को क्रिएट होगी जी। और थैंक्स टू यू कि आप लोगों ने इतना ज्यादा एक्सपीरियंस शेयर किया। प्लेजर है ना, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बायर है उसके लिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मतलब उनको एटलीस्ट पता चल रहा है कि हम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और करेक्टली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी। उदित जी, कस्टमर एक्सपीरियंस लग्जरी रियल एस्टेट में कितना इंपॉर्टेंट है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर सर्विस जो हम बोलते हैं, क्या होता है ना, लग्जरी के टाइम पे जब भी होता है तो क्लाइंट को एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं इतना स्पेंड करने वाला हूँ, मुझे इतना तो मिलना ही चाहिए। तो एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग होती है हर किसी की। तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट कैसे कर सकते हैं और एक्सीड कैसे कर सकते हैं। मीट तो हम नॉर्मल किसी चीज से भी, कोई क्लाइंट आया उसको हमने चाय कॉफी पूछ ली, जगह दिखा दी, वो मीटिंग एक्सपेक्टेशन है। लेकिन उसको हम एक्सीड कैसे कर सकते हैं, उसमें हमें हॉस्पिटैलिटी दिखानी पड़ती है। उनके लिए चाहिए तो हम, हमारे पास्ट में ऐसा हुआ है, हमने अपने क्लाइंट्स के लिए एक दिन के लिए विला बुक किया है, उनकी फैमिली को रुकाया है, उसमें डिनर करवाया है, खाना करवाया है, बारबेक्यू करवाया है, उनको एक्सपीरियंस दिया है कि आपको विला लेने में ऐसा एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो उतना हमें कभी कभी करना पड़ता है। एंड तो समटाइम कैसा होता है कि चलो आप आ गए, विला देखा, बट आपके मिसेस को देखना है, आपके फैमिलीज को देखना है, तो एट ए टाइम सब लोग कभी कभी नहीं आ सकते। तो इसलिए हमने कुछ ऐसे भी ऑप्शंस रखे, वैकेशन प्लान कर दिया बेसिकली। आप चलो आ जाओ सर, आप रहो यहाँ पे हमारे साथ, कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखो, उसमें से कौन सी अच्छी लगती है वो वी कैन फाइनल दैट। सो एक विन विन सिचुएशन हो जाती है जी। तो यार विशाल जी, डिफिकल्ट क्लाइंट को हैंडल कैसे करते हो आप? सो फर्स्ट मेरे ख्याल से कोई क्लाइंट आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा बट स्टिल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स जब भी क्लाइंट आते हैं, सो उनसे बिजनेस की या फिर जो प्रोडक्ट है उसकी बात ना करते हुए आप बैठ के पहले टी कॉफी ऑफर कीजिए। सो बात करिए। सो जैसे मैंने कहा था कि मीन्स आप उनसे जानिए कि उनको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, क्या पास्ट एक्सपीरियंसेस है उनके, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। एंड आप बैक ऑफ द माइंड पूरा कैलकुलेशन करके रखते हो
कि इनको सर को ये प्रॉपर्टी चाहिए, इतना बड़ा लैंड पार्सल चाहिए, इतनी प्राइसिंग होनी चाहिए, आरओआई इतना होना चाहिए, न्यू प्रॉपर्टी, ओल्ड प्रॉपर्टी, वो सब कैलकुलेशन करके फिर जो पॉइंट्स है आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। एंड वैसा करने के बाद क्या होता है, सो क्लाइंट को भी लगता है कि यू आर नॉलेजेबल, मुझे जो चाहिए इनको समझ में आ रहा है, सो और अच्छा कनेक्शन बन जाता है एंड डील क्लोज करने के लिए ईजी हो जाता है। तो रियल एस्टेट में नेटवर्किंग भी पावरफुल है, इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, बिकॉज जो भी क्लाइंट है उनका एक्सपीरियंस अच्छा आया तो वो उनके रिलेटिव्स फ्रेंड को ये करते हैं, मीन्स एक ये करते हैं कि आप रिकमेंड करते हैं कि आप इनसे प्रॉपर्टी ले रहे हो। सो कितने सारे क्लाइंट जिनको हमने प्रॉपर्टीज दिए तो उनके रेफरेंस से, और जो रेफरेंस से बिजनेस आता है तो डेफिनेटली 90% वो क्रैक होता ही है। करेक्ट। इवन नेटवर्किंग जो हमारे चैनल पार्टनर्स की है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल पार्टनर्स, लकीली हमें बहुत अच्छे चैनल पार्टनर्स मिले हैं, बिकॉज हम एक जगह से ऑपरेट कर रहे हैं। हम पुणे और मुंबई और अलीबाग, करजत तक तो हम जाते हैं, लेकिन बाकी की जगह लोकेशंस जाना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है कभी। तो चैनल पार्टनर्स के माध्यम से हमें ऐसी इंक्वायरीज मिलती हैं, हम एज एन एक्सटेंडेड आर्म हमारे काम करते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा चैनल पार्टनर प्रो हैं, और चैनल पार्टनर्स के साथ हम काम करने में हमें बहुत ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट के साथ काम करने में बहुत मज़ा भी आता है। एंड इसमें कैसा मीन्स आप स्मार्ट हो बट आगे वाला नहीं है। एग्जाम्पल मीन्स कुछ ये रहते, केयर टेकर्स रहते हैं या फिर कुछ गार्डनर रहते हैं, सो नॉर्मल पीपल रहते हैं, बट उनको पता चलता है कि हमारे ओनर जो है या फिर साहब कुछ ना कुछ देख रहे हैं, प्रॉपर्टी देख रही है। सो उस टाइम पे वो अगर हमें बताते ना, तो हमने कुछ ऐसी भी डील क्रैक किए कि चलो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, हमने दिखाया, सब कुछ किया, डील क्रैक की, लैक्स ऑफ रुपीज उनको मिले, दे आर मोर देन हैप्पी। सो वैसे भी उनको बिल्ड किया कि आपको ये बताना है, ये बात करनी है, इस टाइम पे बात करनी है। सो वो क्या है, हम उनको एजुकेट कर देते तो हमारा भी बिजनेस बढ़ जाता है। मतलब आपने आपकी कंपनी का हर एक मेंबर को ट्रेन करके रखा है कि भाई सबको सेल करना है। वेरी नाइस जी उदित जी, अगर कोई आज रियल एस्टेट फील्ड में स्टार्ट करना चाहता हो जी, तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए उनको? आज अगर रियल एस्टेट फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो लोनावला में नेस्ट प्रॉपर्टीज करके एक ऑफिस है, वहाँ पे आइए, हम आपको अच्छे से सिखाएंगे। जस्ट किडिंग। हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम जाते हैं हमें एक एक्सपीरियंस्ड मेंटोर ढूंढना चाहिए। अगर हम आज एज यंग एज अगर कोई कॉलेज का लड़का भी है और उसके मन में है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ रियल एस्टेट में, तो उसको एक एक्सपीरियंस्ड मेंटोर की बहुत ज़रूरत है। हर फील्ड के जैसे एक मेंटोर चाहिए, जिससे कि वो गलत रास्ते में ना भड़के। वो गलत रास्ते में इजी मनी के चक्कर में वो भी कर सकता है, जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, कि वो 100 रुपए की चीज़ 120 में बेचने वाला अगर उसको कोई मिल गया तो वो गलत लाइन में चला जाएगा, मार्केट में नाम खराब हो जाएगा, टिक नहीं पाएगा। तो इसीलिए उसको एक मेंटोर ऐसा चाहिए जो उसको सीधा क्लियर, टाइटल क्लियर काम सिखा सके, ट्रस्टवर्दी काम सिखा सके। 100 रुपए की चीज 100 रुपए में अगर आगे बोलेगा, अपना जो उसका हक बनता है उसका कमा के, अगर उसको स्टार्टिंग से नींव अच्छी थी तो वो आगे जाके बहुत सक्सेसफुल बनेगा। और हमें भी ऐसे लोग जरूर, मतलब पूरी इंडस्ट्री को ऐसे लोगों की जरूरत है। करेक्ट जी। और कोई भी स्टार्ट करने से पहले अगर मार्केट का नॉलेज लेगा, जिस एरिया में उनको काम करना है, तो उस एरिया का पूरा नॉलेज देना बहुत जरूरी होगा। ट्रू। आपने वैसे आंसर तो दे दिया है, बट मेरा क्वेश्चन एक ये है ना कि आज के टाइम पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री बूमिंग इंडस्ट्री है। आप दुबई ले लो या कोई भी वर्ल्ड है, कोई भी सिटी, कोई भी स्टेट ले लो, हर जगह पे रियल एस्टेट का बहुत डेवलपमेंट चल रहा है। और मैन पावर ऑफ कोर्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लगता है। यूथ भी बहुत अवेयर हो रही है कि रियल एस्टेट में बहुत पैसा है। तो आप यूथ के लिए कुछ एक, ये बेसिकली की इंडस्ट्री बन गई है आज। हर कोई चाहता है कि मैं रियल एस्टेट में अपना करियर सक्सेसफुल करूं। तो आप उनके लिए कुछ एक करेक्ट मैसेज देना चाहते हो कि उनको कैसे आना चाहिए और कैसे अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहिए? ये एक मैसेज यूथ के लिए हम देना चाहेंगे, स्पेशली जो लोग अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, जो एंट्री ही कर रहे हैं इस मार्केट में, कि एवरी पेनी काउंट्स। तो जो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप पैसा डालते हो, आजकल की स्पेशली जनरेशन को बोलना चाहते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में पैसा डालने की बजाय एक रियल एसेट में पैसा डालें। हाँ, बहुत अच्छा लगता है अगर हम 5-6 लाख रुपए की बाइक में घूम रहे हैं, लेकिन वो 1-2 लाख की बाइक में भी हो सकता है। करेक्ट। लेकिन वो 3-4 लाख अगर आप सेव करके साल का, 2 साल का एक जगह रखेंगे, तो आप फ्यूचर में लैंड अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। अदरवाइज आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के चक्कर में आप एक असली जो एसेट है, जो आपकी वेल्थ क्रिएट करने वाला है, आपने बाइक खरीदी महंगी, वो आपके लिए आपको रिच लुक देगी, लेकिन आपको वेल्दी नहीं बनाएगी। वेल्दी तभी आप बनोगे जब आप एक
एसेट को ओन करोगे जो आपके लाइफ लॉन्ग आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी फायदा देगा, तो वो एक चीज है। करेक्ट। और बाइक और कार में तो ऐसा है कि मतलब आज आप खरीदे तो आप उसका प्राइस डिप्रिशिएट ही हो रहा है, कुछ अप्रिशिएशन नहीं है। बट प्रॉपर्टी इज लाइक फ्यूचर आपका बन रहा है, सिक्योर हो रहा है कि हाँ भाई मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, बट मेरा आगे जाके 6, 7, 8, 10 भी हो सकता है। बिल्कुल। एंड यूथ के लिए एक सजेशन ये भी था कि जो भी बिजनेस है सो उसको रन करने के लिए या फिर कुछ अच्छे स्टेज पे लाने के लिए इट्स मिनिमम टेक 3 to 4 years। सो उतना आपके पास पेशेंस होना चाहिए। सो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इन एनी बिजनेस। सो वो होना चाहिए। वो होने के बाद यू गेट एन आइडिया कि कैसा होता है मार्केट, कैसे रन होता है, सो कहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से वो सीखते हैं। सो आगे जाके मीन्स डिसीजन लेने के लिए या फिर जो भी बिजनेस करना है उसके लिए वो फ्रूटफुल रहेगा उनको। Nice. Okay, so we have a rapid fire round now. उदित जी, biggest myth about real estate? रियल एस्टेट का ऐसा मिथ है कि आप इन्वेस्ट करोगे आप और तुरंत रिच हो जाओगे, ऐसा नहीं है। तो यू हैव टू वेट, पेशेंस का गेम है। तो जो सोचता है मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते ही एकदम से रिच हो जाऊंगा, मेरा प्रोफाइल बढ़ जाएगा, तो यू हैव टू वेट फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम। कोई बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, किसी में 3 से 5 साल भी लग सकते हैं। संदीप जी, रेडी विला या लैंड इन्वेस्टमेंट? लैंड इन्वेस्टमेंट। ओके। विशाल जी, मुंबई या लोनावला? लोनावाला। ओके। उदित जी, प्रॉपर्टी डील का बिगेस्ट रेड फ्लैग? रेड फ्लैग तब आएगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करते हैं, तो वो रेड फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी नोन पर्सन या किसी नोन पर्सन के साथ आप बात करें और उसको अच्छे से रेकी करें, उसके बाद ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। इट्स अ रेड फ्लैग इफ यू डोंट डू इट। जल्दी में कुछ नहीं करना है, गिव इट टाइम। ओके। विशाल जी, सक्सेस का एक हैबिट? कंसिस्टेंसी। वाह, क्या बात है। संदीप जी, बिजनेस का सबसे एक्सपेंसिव लेसन? ट्रस्ट बिल्ड करो। वेरी नाइस। ओके, सो वी हैव अ क्लोजिंग राउंड नाउ। उदित जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है, व्यूअर्स के लिए एक फाइनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्या दोगे आप? एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो हम देना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को, वो ऐसा है कि टाइम लीजिए, जल्दी में कुछ मत करिए, बहुत टाइम बचा है, बट उसको अच्छे से रेकी करिए। उसकी रेकी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी में ये नहीं कि मेरे नेबर ने लिया तो मैं भी ले लेता हूँ, नेबर के पास ये गाड़ी है मैं ये गाड़ी ले लेता हूँ, ऐसे नहीं चलता। उसने प्लॉट लिया मैं भी प्लॉट ले लेता हूँ। आप आइडेंटिफाई करिए एरिया क्या है, उसका डेवलपमेंट प्लान क्या है, अगले 5 साल में वो एरिया कैसे डेवलप होने वाला है, वहां पे क्या नई चीजें आ रही हैं। उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट होएगी। मान लीजिए आपने कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जिसका आगे का डेवलपमेंट 5 सालों का नहीं है, तो आपका एक स्टक डेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फिर आप फ्रस्ट्रेट होंगे, फिर आप इंडस्ट्री छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। और यही अगर आपने अच्छे से रेकी करके लिया तो आपको एक नशा चढ़ जाएगा। एक नशा है रियल एस्टेट में, कमाई करना एक नशा है। और वो फिर एक बार नशा चढ़ गया तो वो आप बराबर आपको मिलियनियर बना के छोड़ेगा। नशे से याद आया, आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी नेस्ट प्रॉपर्टीज का नशा चढ़ जाएगा। तो इस नशे को सॉल्व करने के लिए आपसे कैसे कांटेक्ट करें? जी, हम प्राइमरीली हमारा ऑफिस लोनावला में है, तो लोनावला में हम लोग 2012 से काम कर रहे हैं। ओके। और आसपास के एरियाज, मावल डिस्ट्रिक्ट में हम ज्यादा काम करते हैं। हम एक्सेसिबल हैं। वेबसाइट हमारी www.nestprops.in है। इंस्टाग्राम में हैंडल है हमारा nest.properties.lonavala। तो इसमें हम लोग कांस्टेंट टच रहते हैं और जो नंबर्स भी प्रोवाइडेड हैं वो हम तीनों के ही हैं। वी डू नॉट गिव आवर एग्जीक्यूटिव्स नंबर। हम तीनों हैं, 24/7 अवेलेबल हैं आपके लिए, एडवाइजिंग के लिए हम लोग अवेलेबल हैं। मतलब यू गाइस आर पिलर्स एंड आप लोग डायरेक्ट? जी, उसमें डायरेक्ट बात करने से फायदा ये रहता है कि देयर इज नो मिसकम्युनिकेशन। तो आपको मैं वही बताऊंगा जो हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। सो डेफिनेटली क्लाइंट से खुद कनेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। नेस्ट प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट बिग प्लान कोई है? कुछ प्लान्स हैं, हम आपको अपडेट करेंगे उसके बारे में। मुंबई 3.0 की साइड में हम थोड़ा फोकस कर रहे हैं। खोपोली पाली कॉरिडोर में हम लोग NA प्लॉट्स और फार्म हाउस लैंड लेके आ रहे हैं। ओके। तो अच्छे प्लान्स हैं और हमने सोचा थोड़ा मुंबई 3.0 में जब असली में सब चेंज हो रहा है तो हम क्यों पीछे रहें। नहीं तो फिर जैसे हमारे सामने मुंबई बन गया, हमारे फोर फादर्स और फादर्स के सामने मुंबई डेवलप हो गया, ट्रू, हमारे
बड़े भाइयों के सामने नवी मुंबई डेवलप हो गया, तो अभी Correct. एटलीस्ट हम इस स्टेज में तो आए कि मुंबई 3.0 को डेवलप कर कर्जा सके। तो लोनावला तक तो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमने इन्वेस्ट करना चाहिए था, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है ना कि जो मेन मुंबई में रह रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, बट उनकी लाइफ में इतनी बिजी शेड्यूल में ना उनका हमेशा एक रह गया कि यार मुझे नवी मुंबई में इन्वेस्ट करना था, जी। मुझे लोनावला में इन्वेस्ट करना था। और जब वो प्राइस पोल देखते हैं, पहले का प्राइस कुछ और था और अभी का प्राइस पोल था, तो उनको एक शॉक बैठता है कि यार कर तो लेना चाहिए था। जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो टाइम है अभी जो अपने माइंड में आता है कि अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या करना चाहिए था, ओके तो ये टाइम भी सही है। ये टाइम पे भी अगर इन्वेस्ट करते हो आप, तो Okay. उसका आपको रिटर्न अच्छा है। मतलब जब जागो तब सवेरा, ऐसा होता है इस समय। एक बहुत बड़ी कहावत है एक्चुअली, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट वाज 5 years बैक, राइट, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ। तो अभी एक्शन लेना चाहिए, अभी जो ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लोर करने चाहिए करेक्ट। पॉजिटिव माइंडसेट से। तो ऑडियंस के लिए कोई पावरफुल मैसेज देना चाहते हो आप? इन्वेस्टमेंट का ही दे दो। ऑडियंस के लिए एक पावरफुल मैसेज यही है कि whenever you get opportunity, जब भी आप capable हैं, buy some land and keep it for you, because no one is making any more land. जितना land है उतना ही है। गोल्ड बन सकता है, मैन्युफैक्चर हो सकता है, नई कंपनीज आ सकती हैं, स्टॉक्स आ सकते हैं मार्केट में, नया आईपीओ आ सकता है, बट लैंड जितना है उतना ही है, आप नया बना नहीं सकते। तो वो जब भी मौका मिले छोटा सा भी बाय करके रख लीजिए, आगे जाके बहुत फायदा रहेगा। करेक्ट करेक्ट। ओके उदित जी, क्या लैंड इन्वेस्टमेंट से बंदा रिच बन सकता है? मैं तो बोलूंगा कि लैंड इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो आपको वेल्दी बनाएगी। रिच तो आपको बाकी चीजें भी बना सकती हैं, ओके बट आपकी जनरेशनल वेल्थ बनाने के लिए लैंड इज द ओनली ऑप्शन जो कहीं जा नहीं सकता। इट कैन नॉट बी स्टोलन। अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट में अच्छी जगह कंसल्ट करने के बाद इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जमीन कोई चुरा के अपने घर नहीं ले जा सकता, और आपकी जमीन वहीं रहेगी। और आप नेचर से भी जुड़े रहोगे ना। अगर आपके पास लैंड है तो आप प्लांट लगा सकते हो, The आप best ऑक्सीजन ले invest- सकते हो। सो हमारे कुछ क्लाइंट है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की एंड उसके ऊपर ट्रेडिंग करते गए एंड अभी करोड़ रुपीज में इन्वेस्टमेंट हो चुकी है उनकी। इवन हमारे कुछ क्लाइंट ऐसे भी जहाँ पे हमने कुछ प्लॉट्स दिलाए उनको एंड विद इन 6 month में उनकी जो प्राइस है वो डबल हो गई है। सो ऐसा होता है, रियल एस्टेट में ऐसा होता है। लैंड में तो आई बिलीव कि Yes. ये है। लेकिन ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे अपकमिंग मार्केट है। जैसे अभी करजत है, खोपोलीपाली रोड है, जैसे उनको किया कि 3.0, वहाँ पे एक उन्होंने डाल दिया कि ये 3.0 मुंबई है, नेक्स्ट मुंबई है। तो वैसे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो अगर आप दूसरी जहाँ पे रोड नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हो तो उसका तुरंत आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। वो लॉन्ग टर्म मतलब Long term वो जब investment हो गया। डेवलप होगा तब मिलेगा। वो अगर होगा नहीं होगा वो कुछ बोल नहीं गारंटी सकते। नहीं है। करेक्ट, ये भी इसलिए- बहुत बड़ा लूप होल है। करेक्ट। इसलिए देखना चाहिए। संदीप जी, रियल एस्टेट का बिगेस्ट स्कैम क्या चल रहा है? यही मतलब हम सवाल जो पूछ रहे हैं उसका आंसर पहले ही मिल पहले गया ही। एक स्टेप। कोई बात नहीं। विशाल जी, आपके लिए क्वेश्चन, अगर 50 लाख हो तो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? 50 लाख हो तो 50-50% का रेशो रखना चाहिए आपने। ओके तो 50% खुद के लिए रखिए, 50% इन्वेस्ट कीजिए ओके एंड आप कंफर्टेबल हो तो फिर वही जो लैंड पार्सल या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाइए। ओके। क्योंकि आपकी एक प्रॉपर्टी अगर बनती है तो एक प्रॉपर्टी से आप दूसरी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। करेक्ट। ओके, तो विशाल जी, मुंबई में फ्लैट ले या लोनावला में फार्म हाउस? लोनावाला में फार्म हाउस। अच्छा, ये तो क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए वैसे, बिकॉज मुंबई में फ्लैट वो लेंगे जो मुंबई में काम करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे जो फर्स्ट होम है रहना First चाहते हैं। लेकिन आपके पास अगर बजट है तो आप डेफिनेटली एक फार्म हाउस लीजिए। उससे ना ही आपका लाइफस्टाइल बढ़ेगा, साथ ही आपका एसेट भी बन जाएगा जो एवर ग्रोइंग है और आपको रिटर्न्स मिलना शुरू कर देंगे तुरंत। इवन आप हमारा एग्जांपल लीजिए कि मीन्स हम लोग यहाँ पे है, so हम भी लोनावाला में रहते हैं, बट फिर भी हमें लगता है कि हमारा खुद का फार्म हाउस होना चाहिए किसी गांव में या फिर कहीं से आधे घंटे के डिस्टेंस पे होना चाहिए। सो मीन्स ये जो है आजकल नीड है, पीपल की नीड है, जैसे लाइफ Exactly. चाहिए वैसी जीनी चाहिए। एग्जैक्टली। मतलब आप, मेरा मानना ये है ना कि जैसे आप अगर एक फ्लैट में रह रहे हो तो आप एक सिस्टमैटिकली लाइफ में रह रहे हो। राइट। और ह्यूमन नेचर ऐसा है कि उसको नेचर में रहना पसंद है। मतलब सोचो कि आपका एक फार्म हाउस है, लैंड है, आप कहीं भी बारबेक्यू लगा रहे हो, आप कहीं भी पेड़ के नीचे बैठ के अपना एनवायरनमेंट एंजॉय कर रहे हो। आई थिंक द बेस्ट रिलैक्सेशन इज फार्म हाउस या लैंड है आपके पास, तो आप उसमें तरीके से रह सकते हो। लाइफ एक्सप्लोर करनी, एक्सप्लोर होनी चाहिए। एग्जैक्टली जी। और वैसे भी मुंबई में लोनावला के आसपास की जितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज है,
बड़े बड़े टाइकून ने ले ही रखी है, थोड़ा बहुत बचा है तो हम ले लेते हैं, है ना। अच्छा, तो कोई आप तीनों के लिए सवाल है कि कोई ऐसा मोस्ट डिफिकल्ट स्टोरी आपने कभी अपनी लाइफ में वाइल द प्रॉपर्टी सेलिंग या कुछ एक्सपीरियंस किया हो? सो हम तीनों के पास अलग अलग स्टोरीज है उसके लिए, बहुत सारे क्लाइंट्स हम डील करते हैं। ओके। सो क्लाइंट जो है हर अलग अलग माइंडसेट के होते हैं। सो एक स्टोरी में ये बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल सीए थे, सो जिनको हमने प्रॉपर्टी दी है, बट उनको प्रॉपर्टी देने के लिए वी स्पेंड 2 years। सो उसमें क्या कॉन्टैक्ट बना, उनको जैसी प्रॉपर्टी चाहिए उन्होंने डिस्क्राइब की, हमने कुछ ऑप्शंस दिखाए, वो खुद आते थे देखते थे, बट उनके मिसेस को वीडियो भेजते थे, उनको नहीं अच्छी लगती थी, तो वैसा हो रहा था। एंड उनकी फैमिली में भी हेल्थ चैलेंजेस थे, तो हमने जो उदित भाई ने बोला कि हमने उनको यहाँ पे अकोमोडेशन के लिए बुलाया, उनको स्टे ये करवाया, अवेलेबल करवाया, और उसके बाद उनकी फैमिली को लेके हम घूमे। सो हमने जो 4 प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट की थी उसमें से दिखाई, बट उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग था। उनको चाहिए था कि ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम रहे। सो मोस्टली लोनावाला में वैसा कोई डेवलप नहीं करते, 3 BHK रहते तो नीचे 1 बेडरूम एंड ऊपर 2 बेडरूम या फिर ऊपर 3 बेडरूम रहते हैं। सो उनका जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल नहीं हो रहा था। फिर हम एक डेवलपर के पास बैठे, उनका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ था, वो भी बहुत अच्छे सोसाइटी में उन्होंने जो विला लिया है वो लिया, बट उनको हमने फिर मॉडिफिकेशन करके दिया वहाँ पे। सो जो क्लाइंट को चाहिए ना, वो अगर आप प्रोवाइड करते हो तो डेफिनेटली वो डील होती है या फिर विन विन सिचुएशन होती है। एंड जो हमने एफर्ट्स लिए उस डील में, सो अभी क्लाइंट भी हैप्पी है, उनकी फैमिली भी बहुत हैप्पी है। जो उनको इश्यूज थे, हेल्थ इश्यूज, वो क्योर हो चुके हैं। जो डेवलपर था वो भी बोल रहे कि बहुत अच्छे क्लाइंट थे आपके, तो विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। करेक्ट। और थोड़ा हमें क्लाइंट को थोड़ा हेल्प करना चाहिए उनको डिसीजन लेने के लिए। बिल्कुल सही बात है, अगर आप उनको कंफर्टेबल फील कराओगे तभी वो आप पे Yes. ट्रस्ट करेंगे, मेरा ये मानना है। और सिर्फ प्रॉपर्टी बाय नहीं, किसी भी रिलेशन में अगर कोई आप कंफर्टेबल सामने वाले को फील करा रहे हो या उसके पॉइंट्स को समझ रहे हो, तो वो रिलेशन ऑब्वियसली लंबा चलेगा। क्योंकि कभी कभी क्लाइंट क्या होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखता है, ओके, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सी लेनी चाहिए। क्योंकि उनको अगर हम लोग हेल्प करेंगे डिसीजन लेने के लिए, कैसे होता है कि अभी कुछ एरिया है लोनावाला में जो तुंगारली है, खंडाला है, नांगरगांव है या वलवन है, तो उस क्लाइंट को किस एरिया के बारे में मालूम है ज्यादा, या फिर वो पहले आ चुका है वहां पे, ओके, वहां पे स्टे किया है उसने, तो उसको कुछ एरिया का मालूम होता है, तो वो हेल्प होता है उनको कन्विंस करने के लिए। अगर दूसरी जगह पे आप उनको अगर देते हो तो वापस वो एरिया को मैच होना उनका वो बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। तो मैंने जो क्लाइंट को जो क्लाइंट को हमने दी है प्रॉपर्टी, तो थोड़ा सा उनको हेल्प किया है डिसीजन लेने के लिए कि सर ये यहाँ पे ऐसा है वैसा है, सब बता के फिर वो डिसीजन में आते हैं। करेक्ट। उदित जी, आपके साथ कोई एक्सपीरियंसेस डिफिकल्ट क्लाइंट्स के होते हैं, चैलेंजिंग्स होते हैं काफी सारे। बहुत बड़ा एक चैलेंज जो हमारे लिए फेस होता है कि कभी कभी कोई क्लाइंट्स आते हैं जो देख के आते हैं, बहुत खुश होते हैं और उनके पास बजट भी होता है, बट ड्यू टू सम रीजंस वो एक बार चले गए तो फिर उनसे कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ है, वो चैलेंजेस लाइफ उनकी खुद की भी होंगी या फिर ऑफिस के काम में शेड्यूल में बिजी रहेंगे, बट फोन पहुंच ही नहीं सकते। मतलब हम यहाँ पे हम मीटिंग सेट करते हैं बिल्डर के साथ कि ऐसा है, उनका प्राइस भी उनका रहता है, सब कुछ रेडी रहता है, बट फाइनल क्लोजिंग बहुत मुश्किल हो जाती है कोई जगह पे, तो उनको एक्सेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सब 2 साल के बाद फोन आता है कि मैं इधर बिजी था थोड़ा, तो वो चैलेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में, काफी बार होता है। थोड़ा फनी क्वेश्चन है बट आई थिंक पूछना चाहिए। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि मतलब किसी बायर को आपने प्रॉपर्टी दिला दी और वो वहां रहने चला गया और उसके बाद बोला कि ये हॉरर है, ऐसा कुछ? हॉरर एक बार ऐसा हुआ था, उसने खरीदी नहीं थी, बट एक सोसाइटी में हमने उनको जगह दिखाई थी, उसके पीछे जो एरिया था वहां पे थोड़ा खंडर था, तो वहां पे कोई रहता नहीं था, तो उनको तुरंत उन्होंने बोला कि वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है और उनको थोड़ा वाइब्स अच्छी नहीं आ रही है। तो फिर हमने तुरंत बोला कि आप मत करिए, अगर आपको पसंद नहीं है तो वील नॉट गो फॉरवर्ड। हालांकि वैसा कुछ वहां पे था नहीं, लोग रहते थे, बट वो पर्टिकुलर डे वीकडे था तो वहां कोई था नहीं, तो उनको सुनसान लग रहा था। ओके। उसमें 2-3 खंडर के घर भी थे और बाकी सब थे, बट हमने उनको मना कर दिया कि आपके कुछ माइंड में ऐसी चीज बैठनी नहीं चाहिए कि आप लोगों ने हमें यहाँ लेके दिया और फिर ऐसा हो गया, इसलिए हमने ही मना कर दिया अपने एंड से। मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। मैं एक बार मतलब ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ रहा था, प्रॉपर्टी बाय करने का मन कर रहा था, अभी नया थोड़ा पैसा आया था,
जी तो सोचा कि कहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो मुझे ना कोई तो रियल एस्टेट कंपनी कोई वाशी में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला कि आप प्रॉपर्टी बाय कर लो, आ जाओ देखने के लिए। तो 2-3 हफ्ते तो उन्होंने फ़ॉलो-अप लिया कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? तो मैंने एक दिन जस्ट फ्री था, मैं बोला कि ठीक है चलो चलते हैं। मैं अपना ये मानगाँव है ना, जो जेएनपीटी वाला रास्ता है, वो Yes. सीधा एक अलीबाग गोवा को है। जाता है और एक थोड़ा कट के एक मानगाँव साइड जाता है। तो मैं वहाँ गया प्रॉपर्टी लेने, लिटरली मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। तो गया मैं, उन्होंने बोला कि सर आप 4-5 बजे तक पहुँच जाना। मैं दोपहर को ही जस्ट, उन्होंने सुबह 11-12 बजे फ़ोन किया फ़ॉलो-अप लेने के लिए, सर आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? तो मैं फ्री था, मैंने कहा कि चलो देख ही लेते हैं जाके। निकला मैं और लगभग 4 बजे के आसपास, 4 सवा 4 के आसपास पहुँचा मैं, और जून-जुलाई का मौसम था, बारिश-वारिश हो रही थी। मैं जैसे ही उस प्रॉपर्टी में एंटर किया हूँ ना, वो एक पहाड़ जैसा है और पूरा एम्प्टी है। वहाँ पे कोई नहीं है, 3-4 उन्होंने फार्म हाउस बना रखे हैं और बाकी का लैंड एक्वायर करके रखा है। अब मैं जैसे ही घुसा तो मेरे को एकदम नेगेटिव वाइब आई है वहाँ पे कि कुछ Yes. है, या और उसके बाद उस बंदे को फ़ोन करो तो नेटवर्क नहीं है वहाँ पे। नेटवर्क लगा भी तो वो बोल रहे हैं कि सर आप लेट हो गए, हम कल मिलेंगे आपसे। मैंने कहा ऑल लव ऑफ द एफर्ट्स, आदमी अंधेरी से लेके आपके पास आया हुआ है और आप बोल रहे हो कि आप आधे घंटे लेट हो गए, हम नहीं मिल पाएँगे आपसे। और फिर मेरे को ना वहाँ पे फ़ील हुआ, मतलब नेगेटिविटी का फ़ील हुआ कि वहाँ पे अगर आदमी इन्वेस्ट भी कर देगा तो कब डेवलप होगा। जैसे आपने पॉइंट Yes. छेड़ा कि वो नल है नहीं, पानी है नहीं, रोड प्रॉपर है कि नहीं, तो मतलब ऐसे भी फेजेस लोगों को देखने पड़ते हैं। तो आई थिंक Yes. नेचरनेस इज़ द बेस्ट, कि आप सब सॉल्यूशन एक जगह पे दे रहे हो। तो आई फील रियली ग्लैड। और मेरा क्वेश्चन एक और है कि आपको आशीष सोनकर शो में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये बहुत अच्छा मीडियम है व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये बहुत इजी एक मीडियम है कि हम आपको ये चीज बता सकते हैं। इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, इसके लिए कब फोन की जरूरत नहीं है। हमने कुछ कुछ चीजें आपको बताई, आपके इंटरेस्ट में जो भी है, व्यूअर्स के इंटरेस्ट में, तो हम उनको डिटेल में भी समझा सकते हैं। बट एक फेयर आइडिया उनको आ जाएगा ये देखने के बाद कि हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए और कितना इंपॉर्टेंट है किसी नॉलेजेबल पर्सन को पकड़ना चाहिए इस चीज में। कभी कभी लोगों को लगता है मैं डायरेक्टली चले जाएंगे तो थोड़ा सा फीस कम लगेगा, लेकिन हम अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन वो चीज ना करें। एक अच्छे, जिसका काम होता है वो उसी का काम होता है। तो हमारा बेसिकली, हमारे जैसे और काफी लोग होंगे जो ट्रस्टवर्दी हैं, उनके साथ काम करिए। एंड जरूर वो फीस के चक्कर में अपने आप मत जाइए, क्योंकि ऐसा नुकसान हो सकता है आपका जो आप बाद में रिग्रेट करेंगे। सीरियसली आप मेरा एग्जांपल देख सकते हो। मैं मतलब गया था वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, और शायद मैं वो एक अमाउंट, ऐसा इतना फेयर अमाउंट था वो कि मैं कर भी देता, अट्रैक्टिव बट वो जाके मैंने देखा वहाँ पे और रियलाइज किया, तो आपने जैसे एक्सपीरियंस शेयर किया आपका, हाँ वैसे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो कि फोटो भेजो किसी भी प्रॉपर्टी की। अगर बंगलो लेना चाहते हैं, विला लेना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं कि उसके फोटोज भेजो, कुछ ऑप्शन भेजो और ऑप्शन भेजो। तो मेरा एक कहना है, जो उनको एक एडवाइस देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके करोड़ सौ रुपए, लाख सौ रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपने पर्सनली वहां पे जाके वो देखना चाहिए, क्योंकि फोटो में और एक्चुअल देखने में बहुत फर्क है। करेक्ट। इसलिए कोई भी, अगर आप विला ले रहे हो, लैंड ले रहे हो, कुछ भी है, तो आप पर्सनली वहां पे विजिट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऑप्शन ले रहे हो, एक ऑप्शन पसंद नहीं है फोटो पे, दूसरा भेजो, तीसरा भेजो, तो उस पर आप डिसीजन नहीं ले सकते। उसमें आपका टाइम जाएगा, उसमें आप कुछ फायदा नहीं होने वाला। So thank you so much Sandeep you, ji, Ashish thank you ji. so much Vishal ji, thank you so much थैंक यू, Udit ji, थैंक यू, थैंक यू and आशीष जी। thanks to audience। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।